हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज वाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए करता हूं एनसीईआरटी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो आपको काम में आता है बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। और साथ में हर एक क्लास के बाद आपको उस क्लास का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप कौन सा सिटी में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि हमारे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर की रीच कहां तक है और हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिले काम करने का। हाल ही में एक कमेंट आया था, एक बच्ची वीडियो को आसाम गुवाहाटी में बैठ के देख रही थी। अब सोचो, मैं हूं गुजरात सूरत से और वो बच्ची है गुवाहाटी असम। कहां इंडिया का एक कोना, कहां इंडिया का दूसरा कोना। यही पावर है यूट्यूब का कि कोई भी बच्चा किसी भी टीचर के पास कहीं भी बैठ के सीख सकता है, पढ़ सकता है। ओके, चले बेटा, तो हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सारे थियरी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखने की, राइट। और अगर आपने वो थियरी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। चले बच्चा, आज बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने की। देखिए यहाँ पे कितने सारे स्लाइड्स है, ये सब आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चा, ये सारे स्लाइड्स आपके कंप्लीटेड है, राइट। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का स्लाइड निकालिए सर। तो देयर वी गो, हियर वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बच्चा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, टू चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच का अंतर है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। At what points on the line joining two charges is the potential zero? Potential zero कहां पे होगा? तो बच्चा ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में किया था। देखिए कैसे करना है। तो हमारे पास दो चार्ज है बच्चा। लेट्स से ये Q1 है 5 × 10⁻⁻8 और यहां पर है Q2 विच इज नेगेटिव। अब बच्चा आपको क्या करना है, पोटेंशियल जीरो करना है, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसका पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब दोनों के पोटेंशियल आपस में एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। आपको वही फाइंड करना है भाई, कहां होगा जीरो, तो लेना बता देते हैं ना, राइट। तो दो पॉइंट पे आपको जीरो पोटेंशियल मिलेगा बच्चा। एक मिलेगा आपको दो चार्जेस के बीच के रीजन में, ये आपके चार्जेस, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये दूसरा चार्ज है, ये नेगेटिव है, राइट। तो एक बार बेटा आपको जीरो पोटेंशियल यहां पे मिलेगा, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट P, और एक पॉइंट आप यहां पे ले लेंगे जहां पे आपका जीरो पोटेंशियल होगा, लेट्स से पॉइंट R, राइट। सपोज पहले बीच वाले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो तो कितना दिया है, ये डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। चलिए मान लीजिए कि पॉजिटिव से P का डिस्टेंस है X, तो बच्चा ऑब्वियसली नेगेटिव से क्या हो जाएगा, 16 - X, ऑब्वियस सी बात है, राइट। ओके, और ये R पॉइंट के लिए जहां वोल्टेज आपका जीरो होने वाला है, इस पॉइंट पे भी सपोज उसका डिस्टेंस Q2 से है Y। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा केस A, विच इज जीरो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जीरो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, राइट, ऑन अ लाइन joining two charges, on a line joining two charges, right, between the charges। अब पहले बच्चा जीरो पोटेंशियल कहां लाना है आपको, बिटवीन द चार्जेस लाना है, राइट। चलो कौन सा पॉइंट लिया आपने, P पॉइंट लिया ना, तो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल का है बच्चा जीरो। पोटेंशियल क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा Q1 का, और P के ऊपर नेगेटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, और टोटल पोटेंशियल क्या कर देना है आपको, जीरो। चलो पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, KQ1 डिवाइड बाय, चलो Q1 से कितना डिस्टेंस है बेटा P पॉइंट का X, KQ2, Q2 से कितना डिस्टेंस है P पॉइंट का, कितना डिस्टेंस है बच्चा, ये 16 - X। आप कहोगे कि सर आप तो स्क्रीन के बाहर चले जाते हो। मैं मेरे स्क्रीन के अंदर रहने से आपको फायदा नहीं होने वाला है, आपको फायदा होने वाला है ये कंटेंट से, राइट। ओके, चलो तो बेटा K कॉमन एंड कैंसल,
सिंप्लीफाई करेंगे, Q2 सामने ले लो। सो व्हाट यू ऑब्टेन Q1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस Q2 बाई 16 माइनस एक्स। चले वैल्यू डालते हैं बच्चा। तो Q1 है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स। Q2 है माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। 16 इंटू 5 80 माइनस 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x, x ऊपर आ गया, 5x सामने जाएगा बच्चा। 80 इक्वल टू क्या हो गया 8x। तो मेरे बच्चे x का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कहां से बच्चा 10 सेंटीमीटर स्पेसिफाई कर देना है, नहीं तो मार्क काट लेंगे तुम्हारे चेक करने वाले। इट इज फ्रॉम Q1। x कहां से लिया था आपने, Q1 से लिया था ना। ठीक है बच्चा, तो पहला केस आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस, कहां पर है जीरो पोटेंशियल आउटसाइड रीजन में, ये R पॉइंट, यहां भी वोल्टेज आपका जीरो है, राइट। ओके, तो सबसे पहले आप सेकंड की बात करते हैं। चलिए मेरे बच्चे, विल टॉक अबाउट द जीरो पोटेंशियल इन आउटर रीजन एट पॉइंट R। ठीक है बच्चा, तो टोटल वोल्टेज एट पॉइंट R क्या है, जीरो। चलो R के ऊपर Q1 का भी वोल्टेज होगा, Q2 का भी वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज क्या होगा, जीरो। Q1 का वोल्टेज क्या होगा बेटा, के Q1 डिवाइड बाई। चलिए R पॉइंट आपने Q2 से कितने डिस्टेंस पे लिया है, Y। तो ये R पॉइंट का Q1 से क्या डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा, तो ये 16 है और प्लस कितना है Y, है ना। यहां से ये डिस्टेंस कितना है 16 और ये आगे और कितना है Y। तो Q1 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा 16 प्लस Y प्लस के Q2। और बच्चे Q2 से आपने कितना डिस्टेंस लिया है, Y itself, R पॉइंट का, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको। ओके, चल मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। माइक चल रहा है ना, ये मेरा माइक कभी कभी बैटरी खत्म हो जाता है इसका। चलो के कैंसल। सो Q1 का वैल्यू कितना है बच्चा, 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 16 प्लस वाई। Q2 ले लो, सामने नेगेटिव हो जाएगा। Q2 का वैल्यू है माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 बाई वाई। 10 पावर माइनस 8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया बच्चा यहाँ पे 5y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई होगा, 16 3 जा 48, y मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y, सामने ले लेंगे बेटा इसको, 2y इक्वल टू 48। तो y कितना आ गया बच्चा 24 सेंटीमीटर। कहां से आया बच्चा 24 सेंटीमीटर, फ्रॉम Q2। कौन से रीजन में है, आउटर रीजन में है। तो इतना स्पेसिफाई करना आंसर को जरूरी है। ठीक है बच्चा, तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपको सिंपली वोल्टेज करना है जीरो। वोल्टेज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो दोनों चार्ज का वोल्टेज टोटल क्या कर देना है, आपको जीरो कर देना है। एक बार अंदर के पॉइंट में टोटल वोल्टेज जीरो, एक बार बाहर के पॉइंट पे टोटल वोल्टेज जीरो। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन है बच्चा। ओके, 10 सेंटीमीटर साइड हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसिस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर। क्या फाइंड करना है बेटा, पोटेंशियल। क्या शेप दिया है, हेक्सागोन। चलो तो एक सिंपल सा हेक्सागोन बनाते हैं, है ना, बेंजीन। तो ये हमने एक हेक्सागोन बना लिया, चलेगा, थोड़ा शेप इधर उधर चले। इसका हर एक साइड क्या है बच्चा, 10 सेंटीमीटर है और अपने हर एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम। हर एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज है, लेट्स से इट इज Q, राइट। आपको बताना है सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, कई बच्चों के माइंड में एक चीज बैठा होता है कि अगर सिमेट्री है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। आपके माइंड में भी अगर ये बैठा हुआ है तो लाइक करो वीडियो को। आप देखोगे ना भाई, सेंटर के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है तो राइट, तो सेंटर के आजू बाजू तो सारे चार्ज सिमेट्रिक है, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। सारे चार्जेस पॉजिटिव है, सबका वोल्टेज पॉजिटिव होगा, सबका वोल्टेज आपको जोड़ना ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहा होता तो फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड सबके वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाते, पोटेंशियल तो स्केलर है, कैंसिल होने वाला नहीं है, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना होगा बच्चा, आपको करना होगा टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, राइट, V इक्वल टू, देखिए सपोज मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपका R, तो हर एक बाजू डिस्टेंस सेम होने वाला है R।
तो एक चार्ज का वोल्टेज क्या होता है बच्चा, के क्यू बाय आर। और ऐसे कितने चार्जेस है टोटल, 6। चलिए आपको ये सिंपली आर निकालना है। तो ये शेप कौन सा है आपका, रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है, राइट। चलिए मुझे बताइए ये एंगल कितना बनेगा, आपको पता ही होगा हेक्सागोन में ये पूरा एंगल बनता है 120, राइट। ये पूरा एंगल क्या बनता है 120 डिग्री। तो ये एंगल क्या बनेगा आपका 60 डिग्री, है ना। ये एंगल भी क्या बनेगा आपका 60 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या बनेगा आपका 60 डिग्री। मतलब ये तो क्या ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये साइड आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे साइड कैसा होंगे बेटा, सेम ही होंगे। तो ट्राइंगल से आपका आर और ए दोनों कैसा होना है, सेम होने वाला है, राइट। सो वी राइट हियर सिंपली कि आर का वैल्यू भी क्या होने वाला है, चलो के रख दो पहले, 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू है 5 माइक्रो। आर का वैल्यू कितना है बच्चा 10 सेंटी, सेंटी क्या होगा 10 पावर -2 इंटू क्या करना है आपको 6, समझे कि नहीं। ओके, आप सिंपली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है आपका ए दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये है आर, ये है आर, और यहाँ पे सारे एंगल 60 है। तो ये आर और ए दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, है ना। चलो ठीक है बच्चा, अब इसको करो सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 6 30, 9 इंटू 3 270, मैं राइट, सही है ना। ओके सही है। चलो 10 पावर कितना बनेगा बच्चा, बताओ 10 पावर फटाफट, 10 पावर कितना बनेगा। तो 10 का पावर बनेगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा 10 पावर 3, नीचे 10 पावर -1, ऊपर आएगा 10 पावर +1 हो जाएगा, 3 + 1 10 पावर कितना होगा 4। तो आंसर है 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल बनने वाला है सेंटर पे, विच इज 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट। समझे क्या करा आपने ने, सबके वोल्टेज को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, जीरो मत कर देना बेटा, हर बार आंसर जीरो नहीं होता, अगर इसमें फील्ड पूछा होता तो जीरो आता, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। नेक्स्ट चलिए, वी हैव टू चार्जेस 2 and -2, प्लेस दैट 6 सेंटीमीटर, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ द सिस्टम। आपको बताना है इस सरफेस का इक्विपोटेंशियल सिस्टम कहाँ है, राइट। मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, ठीक है। What is the direction of the field at every point on this surface? आपको बताना है what is the direction of the field at every point on this surface। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन। तो बच्चा एक चार्ज आपका पॉजिटिव है विच इज +2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज आपका नेगेटिव है विच इज -2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको बताना है कि कहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आप एक सिंपल बात सोचो, मैंने आपको जो अभी बताया पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। अभी एक का वोल्टेज पॉजिटिव होगा, एक का वोल्टेज नेगेटिव होगा, तो कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वोल्टेज आपका जीरो होने वाला है। ओके, सो जो एग्जैक्टली आपका मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट, अलग कलर लेते हैं, एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट है बच्चा, उसके ऊपर वोल्टेज क्या होगा, जीरो, राइट। क्योंकि मिड पॉइंट का दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम होगा, एक तरफ चार्ज पॉजिटिव 2 है, दूसरी तरफ चार्ज नेगेटिव 2 है, तो दोनों का वोल्टेज मिलकर सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। एग्री और नॉट, राइट। चलिए अगर मैं एक पूरा प्लेन ड्रॉ करूं, बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं एक पूरा प्लेन ड्रॉ करूं जो सेंटर में से पास हो रहा हो, अगर हम एक पूरा प्लेन ड्रॉ करें जो इस तरह से सेंटर में से पास हो रहा हो, मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन इसका और क्लियर कर देता हूं दैट यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। इस तरह से समझे ना, मजा आ रहा ना, मस्त दिख रहा है ना। तो ये प्लेन के हर एक पॉइंट के ऊपर बेटा आपका वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर इस प्लेन पे, राइट। इस प्लेन के अगर आप इस तरफ निकल जाओगे ना, तो नेगेटिव चार्ज के पास चले गए, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपका वोल्टेज नेगेटिव होगा, और इस तरफ हर एक पॉइंट पे आपका वोल्टेज पॉजिटिव होगा, राइट। और कहीं पे भी ऐसे कुछ पॉइंट नहीं आने जहां पे सेम वोल्टेज आपको मिले इंस्टेड ऑफ दिस प्लेन, क्योंकि ये पूरे प्लेन पे वोल्टेज जीरो होगा, बिकॉज इस प्लेन का कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे ना, चलो सपोज आपने इस प्लेन का ये पॉइंट लिया, तो जितना यहां से डिस्टेंस होगा उतना ही यहां से डिस्टेंस होगा, वापस वोल्टेज हो जाएगा कैंसल, समझे कि नहीं, राइट। तो इसीलिए यहां पे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसा प्लेन जो दोनों को जोड़ती हुई लाइन के बीच में से पास हो और परपेंडिकुलर हो। तो यू राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग प्लेन ऑफ द चार्जेस, द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, राइट। तो यहां पे आप आंसर लिखोगे, ओके, ऑन द प्लेन which is
perpendicular bisector of line joining the charges will have zero potential at all point, will have zero potential at all points, will have zero potential at all points, right? Hence आंसर है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू द प्लेन बाइसेक्टिंग, लेट मी कॉल इट ए बी, ज्यादा कन्वीनियंट होगा आंसर लिखना। ओके, प्लेन बाइसेक्टिंग ए बी परपेंडिकुलरली। ओके चलिए, अब आपको बताना है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो बेटा जो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को होता है परपेंडिकुलर, और फील्ड होता है आपका फ्रॉम प्लस टू माइनस, राइट। तो इस तरफ आपका प्लस चार्ज है, इस तरफ माइनस चार्ज है, तो ऑब्वियसली फील्ड कैसा होगा, प्लस टू माइनस। और ये सरफेस को कैसा रहने वाला है, फील्ड परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ओके, सो वी राइट द सेकंड आंसर विच इज द फील्ड इज, सेकंड का आंसर है ये, द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट on equipotential surface from which direction, from plus 2 microcoulomb to minus 2 microcoulomb, क्योंकि फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। बोलो आया समझ में, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चले बढ़ते आगे। तो बेटा देखो मेरे वीडियो पे ना व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना बाकी यूट्यूब टीचर की तरह ना क्लास में नाचना गाना शायरी शेर ये सब नहीं करता हूँ ना, इसलिए शायद बच्चे बोर हो जाते हैं। देखो बट मेरा ना कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि यार बच्चे जब पढ़ने आज यूट्यूब पे आते हैं ना तो बच्चे पढ़ने ही आते हैं। अगर एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो बहुत सारे प्योरली एंटरटेनमेंट वाले चैनल है, राइट। वो एंटरटेनमेंट करके नाच के गा के छोटे छोटे ट्रिक बता के आप एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में मार्क नहीं ला सकते हो, राइट। जहां तो जो चाहिए जितना चाहिए उतना चाहिए ही परफेक्शन के साथ। ओके चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अ स्फेरिकल कंडक्टर, सो वी हैव द स्फीयर, इसका कलर सही है, वी हैव द स्फीयर कंडक्टर है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। वैसे भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, सरफेस पे ही आ जाएगा चार्ज। आपको बताना है व्हाट इज द फील्ड इनसाइड, जस्ट आउटसाइड एंड एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये स्फीयर है, ओके, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चा, वी हैव द चार्ज Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और उसका खुद का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। चलिए आपको फील्ड बताना है कहाँ कहाँ पे कितना कितना फील्ड है। सो बेटा आपने थियरी में देखा था कि मेटल की यह खासियत है, कभी भी मेटल के अंदर या मेटल के अंदर बने हुए कैविटी में कुछ भी फील्ड होता नहीं है। यह मेटल का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है कि मेटल के अंदर हमेशा फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो ये अंदर के रीजन में पहला आंसर क्या है, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर हमेशा फील्ड क्या होता है, जीरो। सेकंड जस्ट आउटसाइड, यहां पे जस्ट आउटसाइड, यहां पे फील्ड क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है फील्ड का, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब जस्ट आउटसाइड के लिए आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस जितना। जस्ट आउटसाइड के लिए बच्चा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका रेडियस जितना, तो ये हो जाएगा KQ बाय R स्क्वायर। हमने ऐसा सीखा था फर्स्ट चैप्टर में कि इस केस में जब आपको बाहर फील्ड निकालना होता है ना तो डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से, क्योंकि ये पूरा स्फीयर कैसे बिहेव करता है, जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है कहां पे, सेंटर पे। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, राइट। ये पूरा स्फीयर कैसे बिहेव करता है, एज अ पॉइंट चार्ज। कहां पर पॉइंट चार्ज है, सेंटर के ऊपर। तो इसीलिए आपको डिस्टेंस हमेशा कहां से लेने होते हैं, स्फीयर में सेंटर से लेने होते हैं। चलो वैल्यू डालते हैं, KQ
डिवाइड बाय डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, सो 12 इंटू 10 पावर माइनस 2, क्या करना है 12 का स्क्वायर करना है। लेट्स डू दिस, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7, चलो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू हो जाएगा 10 पावर माइनस 4। ओके, अब जहाँ तक मेरा ध्यान है ना, ये 16 इंटू 9 होता है 144, तो ये कट हो जाएगा आपका 90 से, ये 9 कट, नीचे बचा है 10, हाँ ऊपर है 10 पावर 2 और नीचे है ये 10 और 10 पावर माइनस 4, नीचे कितना है 10 पावर माइनस 3, सही है ना। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा 10 पावर 5। फील्ड का यूनिट क्या होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा, सेकंड आंसर सरफेस के ऊपर फील्ड क्या होने वाला है 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर होने वाला है। अब आउटसाइड की बात करते हैं, कलर थोड़ा बदल लेते हैं, चलिए आउटसाइड चलते हैं। आउटसाइड मतलब कहां पे फाइंड करना है आपको, आउटसाइड एट 18 सेंटीमीटर, मतलब सरफेस के आप बाहर आ जाओगे। सो नाउ यू हैव आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। चलिए क्या आंसर आएगा बेटा, तो फील्ड आउटसाइड, सेम फॉर्मूला बच्चा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 7, डिवाइड बाई आर कितना है 18 सेंटीमीटर, क्या करना है आर का स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लेना, और हमेशा ना डायरेक्शन लिखो फील्ड में, फील्ड हमेशा क्या होता है वेक्टर होता है ना, तो डायरेक्शन लिखना है। चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, राइट। तो इसमें भी आपका फील्ड आएगा रेडियली आउटवर्ड। ये बहुत छोटी छोटी बातें बेटा समझ में आनी चाहिए आपको, और ये भी फील्ड कैसा होगा आपका रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इसका आंसर बता देना कितना आ रहा है। ओके चलिए क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 3। 4 पे पहुंच गए, 4 पे कैसे पहुंचे, 3 कहाँ गया, 3 2 1, हाँ 4 हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह कैपेसिटर आया। A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8. ठीक है, what will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half, distance आपने half कर दिया, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. ओके तो बेटा पहला कंडीशन ये है कि ये एक कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस है d, और अभी आपने क्या भरा है एयर भरा है, और प्लेट का एरिया है a। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है बच्चा A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D, और ये वैल्यू आपको दे दिया है 8 पिको फैराड, लेट मी कॉल इट C0, ये इनिशियल है ना। अब आपने क्या करा, डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, तो ये डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया बच्चा, हाफ कर दिया। देख लो ये डिस्टेंस कितना हो गया D/2, और साथ में आपने क्या भरा, यू हैव फील्ड अ सब्सटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, मतलब आपने अंदर ना एक सब्सटेंस भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। चलो तो थियरी में हमने देखा था नया कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चा K टाइम्स एरिया, तो सेम ही है प्लेट का, A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या हो चुका है बच्चे D/2। समझा, कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स डिस्टेंस, D की जगह क्या डालना है आपको D/2, 2 ऊपर आ जाएगा, व्हाट यू विल गेट 2K, साथ में बचा A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D, ये 2 ऊपर आ गया। व्हाट इज A एप्सिलॉन 0 बाई D, 8, K का वैल्यू कितना दिया है 6, और ये एप्सिलॉन 0 बाई D कितना है 8 पिकोफैराडे, K का वैल्यू रख दिया, A एप्सिलॉन 0 बाई D रख दिया, योर आंसर इज 96 पिको फैराडे। तो ये रहा आपका नया कैपेसिटेंस, कितना हो जाएगा, ये बड़े प्यार से हो जाएगा 96 पिको फैराडे। तो इसमें आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई एरिया डबल कर दिया या एरिया हाफ कर दिया, राइट, या डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे इक्वेशन में सिर्फ सेट करना है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर्स each of capacity 9 connected in series। 3 कैपेसिटर कैसे जोड़ने हैं आपको, सीरीज में, चले जोड़ देते हैं। तीनों इक्वल कैपेसिटी के हैं, ऑल हैव सेम कैपेसिटी 9 पिको फैराडे, राइट, एंड कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलो सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, सीरीज में होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। सीरीज कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लास्ट थियरी लेक्चर कैपेसिटर का 1.5 घंटे का लेक्चर रखा है मैंने, देख लेना, हर एक पॉइंट है उसमें कैपेसिटर का। चलिए सारे वैल्यू सेम है, कितने कितने पिको फैराड है, सारे 9 पिको फैराड ही है। ये भी 1/9, ये भी 1/9, ये भी 1/9, 3/9 हो गया 1/3। ये 1/C है तो C आ जाएगा 3 पिको, आंसर पिको है ना।
तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 पिको फैराड है। अब क्या कहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अब आपने इसको 120 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट किया, तो आपको बताना है बच्चा हर एक को कितना वोल्टेज मिलेगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सारे कैपेसिटर इक्वल है, तो सबका वोल्टेज भी कैसा होगा, इक्वल होगा। कितना होगा 120, 3 पार्ट में डिवाइड करो, दे ऑल विल हैव इक्वल वोल्टेज विच इज 120/3 विच इज 40 वोल्ट, राइट। सो चलो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सो V1, V2, V3 सब सेम होगा विच इज V डिवाइड बाई 3, 120/3, सबका वोल्टेज होना है 40। तो आपको एक सवाल होना चाहिए कि सर अगर अलग अलग कैपेसिटर है तो क्या होगा। तो अगर ये तीनों अलग अलग है, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, फिर टोटल चार्ज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग Q इक्वल टू CV। अब तीनों सीरीज में है तो सबके ऊपर सेम चार्ज रहेगा जो आपने फाइंड किया। अब अगर आपको तीनों का चार्ज मिल जाता है तो फिर तीनों का वोल्टेज क्या करना है, V इक्वल टू Q/C1, Q/C2, Q/C3 लाइक दैट। आई बात समझ में। यहां तो तीनों कैपेसिटर सेम है तो हमने डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइड कर दिया। अलग अलग होते तो पहले टोटल चार्ज फाइंड करते, वो टोटल चार्ज तीनों पे सेम होता, जो भी आता बैटरी में से वो सीधा सीधा तीनों को मिलता। और अगर चार्ज आ गया देन वोल्टेज क्या हो जाएगा, Q/C, 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 Q/C। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट, 3 capacitors 2, 3 and 4 are connected in parallel। ठीक है, चलो what do we have, 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 कैसे है कनेक्टेड तीनों, पैरेलल में। चलो क्या आंसर बताना है हमें, पहला तो वही होगा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। चलिए पैरेलल का कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9 पिको फैराड है। Let me call it C1, it is C2 and it is C3. And now determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt। अगर आपने यहाँ पे एक 100 वोल्ट का बैटरी जोड़ा, कितने वोल्ट का, 100 वोल्ट का, तो आपको बताना है सबको कितना कितना चार्ज मिला होगा। अब बच्चा पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत, सबको पूरा वोल्टेज मिलता है, राइट, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज क्या होगा 100 वोल्ट और बैटरी के लोअर एंड पे वोल्टेज क्या होगा 0 वोल्ट। मतलब अल्टीमेटली इसको कितना मिला, पूरा 100 वोल्ट मिला, इसको भी कितना मिला, पूरा 100 वोल्ट मिला, इसको भी कितना मिला, पूरा 100 वोल्ट मिला, राइट। तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे कि ऑल कैपेसिटर विल गेट फुल वोल्टेज 100 वोल्ट। चलिए उनका चार्ज निकाल लेते हैं। Q1 क्या चार्ज होगा, C1 इंटू V। C1 क्या है 2 पिको, वोल्टेज क्या है 100, तो योर आंसर इज 200 पिको कूलम। अब ऐसे ही लिखो चलेगा, पिको को 10⁻⁻12 करोगे तो भी चलेगा, पिको रखोगे तो भी चलेगा। Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। C2 कितना है 3 पिको इंटू वोल्टेज उसका भी पूरा 100 है, 300 पिको कूलम। Q3 C3 इंटू V। C3 कितना है 4 पिको इंटू 100, ये हो गया आपका 400 पिको कूलम। टोटल चार्ज कितना आया होगा 900 पिको कूलम, टोटल चार्ज बैटरी में से आया होगा। समझे कि नहीं, समझ आई बात सबको बच्चा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ओके चलिए छोटा सा एक पानी का ब्रेक लेंगे, 29 मिनट का लेक्चर हो चुका है अभी तक ऑलरेडी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक आध चैप्टर भगा के डायरेक्ट आगे का चैप्टर करा दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ सिलेबस में। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा ना, ज़्यादा थियरी नहीं है करंट में भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेशनलाइज कर दी है। चलो नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है ये 8, 11 ही क्वेश्चन है, 9, 10, 11, यस 11 लास्ट है ना, 20 मिनट लास्ट बचे, इसमें खत्म हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट इज इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट एज एन एरिया
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या बच्चों का ऐसा सवाल है, क्या होता है कैपेसिटेंस? ए एप्सिलॉन 0/d। चलो क्या क्या दिया है, एरिया 6 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12। डिस्टेंस कितना है प्लेट के बीच का, 3 mm। ठीक है बच्चा, लिखो यहाँ पे एरिया दिया है 6 इंटू 10⁻³ राइट, डिस्टेंस दिया है 3 mm, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके चलो कितना आएगा आंसर, ये 2 से कट हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 17 पॉइंट, बताइए ना कितना होगा ये 17.7। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 17.7 इंटू 10 पावर कितना होगा -12 फैराडे। तो कैपेसिटी होगा 17.7 पिको फैराडे। ये हो गया कैपेसिटी 17.7 पिको फैराडे। आगे, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, हाउ मच चार्ज विल देयर बी ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर? चार्ज फाइंड करना है। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। C क्या है 17.7 पिको, वोल्टेज क्या कितना दिया है 100, तो आंसर इज 17.7 पिको इज 10⁻⁻12, 100 इज 10⁻², इट इज 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। राइट, तो एक प्लेट पे 2 प्लेट होंगे ना कैपेसिटर के, एक प्लेट पे इतना ही प्लस होगा, दूसरे प्लेट पे यही वाला चार्ज माइनस होगा, है ना। ये पूरे फिजिक्स के जितने चैप्टर है ना, उसमें से इस चैप्टर का एक्सरसाइज इन्होंने सबसे सिंपलेस्ट बनाया है। कैपेसिटर में चाहते तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रख सकते थे, बट क्या करें, चाहा ही नहीं। ओके नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर्स in the exercise 2.8 a 3 mm mica sheet were inserted between the plate while, मस्त क्वेश्चन है, while voltage is remain connected and after the voltage was disconnected। मैं आपको दोनों केसेस बताऊंगा, मैंने थियरी में भी करा हुआ है। तो आगे ये जो कैपेसिटर है आपका 17.7 पिको फैराडे, उसी को आपको यूज करना है। तो क्या कैपेसिटी है इसकी 17.7 पिको फैराडे, राइट। उसके ऊपर कितना वोल्टेज है, तो बैटरी कितने वोल्ट का जोड़ा था बच्चा आपने 100 वोल्ट का, तो उसका वोल्टेज है 100 वोल्ट, और उसके ऊपर चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अभी ये आपका कैपेसिटर है, ऑलरेडी चार्ज करके रखा है आपने, राइट। अब आपको इसके अंदर स्लैब इंसर्ट करना है, देखना ध्यान से। हाँ, एक बार जब बैटरी कनेक्टेड है, एक बार जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पार्टीशन कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को आराम से समझ पाओ। चलिए, हमने क्या करा बेटा, हमने स्लैब इंसर्ट करा इसके अंदर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया, और स्लैब की थिकनेस भी पूरी 3 mm है, जितना ये डिस्टेंस है, मतलब पूरा ही स्पेस भर जाएगा। तो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं है ये। अभी पहले केस में ना बैटरी निकाल दिया है, बैटरी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो बैटरी डिस्कनेक्ट है। तो ये सेकंड वाला केस है, बी वाले केस के आंसर लिखेंगे। और इस तरफ हम यही स्लैब को इंसर्ट कराएंगे, बट वी स्टिल कनेक्ट द बैटरी। कितने वोल्ट का बैटरी था, 100 वोल्ट का, आपने स्लैब अंदर इंसर्ट करा दिया है। तो यहां पे सेकंड ए, पहला केस है आपका कौन सा, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, है ना। चलिए, लेट्स आंसर बोथ ऑफ देम। सबसे पहले इसका आंसर। अब पहली बात बच्चा देखना, आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया ना, स्लैब इंसर्ट कराओगे तो ऑलवेज कैपेसिटी बढ़ता है। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाना है, के टाइम्स हो जाना है। के का वैल्यू कितना दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के का वैल्यू दिया है 6, तो कैपेसिटी हो जाएगा 6 इंटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना था 17.7, राइट। 17 6 102 102 एंड वापस 4.2, ये हो जाएगा 106.2 पिको फैराडे। देखिए यहां भी आपने स्लैब इंसर्ट करा है, तो कैपेसिटी हमेशा के टाइम्स होने ही वाला है। स्लैब का काम ही यह है, कैपेसिटी बढ़ाता है, राइट, बढ़ाता है ना, हाँ बढ़ाता है। चलो, तो यहां पे भी आपका जो नया कैपेसिटेंस है वो तो के टाइम्स हो ही जाएगा। कितना गिना अभी आपने, 106.2 पिको फैराडे। बट यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो और चार्ज इसको मिलने वाला है, बिकॉज कैपेसिटी बड़ा है तो और चार्ज वो स्टोर कर सकता है, बैटरी है तो और चार्ज मिलेगा। तो इसमें जो नया चार्ज होगा वो भी कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा।
6 टाइम्स हो जाएगा। पहले कितना चार्ज था इसके ऊपर? 17.7 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो बेटा नया चार्ज बढ़ के हो जाएगा 106.2 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि बैटरी वापस चार्ज सप्लाई करके इसका वोल्टेज वापस मेरे बैटरी के वोल्टेज जितना कर देगा। ठीक है, तो यहां पे नया वोल्टेज सेम होगा विच इज इक्वल टू ओरिजिनल वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है, देखो कैपेसिटी हो गया k टाइम्स, चार्ज हो गया k टाइम्स एंड वोल्टेज हो गया एज इट इज। यहां पे आ जाओ, कैपेसिटी हुआ है k टाइम्स, ये और चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो चार्ज आएगा कहां से? बैटरी तो है ही नहीं, कौन देगा चार्ज? मैं दूंगा। ले चार्ज दे, चार्ज कौन देगा? बैटरी नहीं है तो चार्ज नया आने वाला नहीं है, तो चार्ज जितना पहले था उतना ही रह जाएगा विच इज 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। हाँ, वोल्टेज का क्या होगा? ठीक है बेटा, देखो वोल्टेज का क्या होगा, तो क्योंकि आपने स्लैब इंसर्ट कराया है ना, स्लैब इंसर्ट कराने से वो एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउन कर देता है, तो वोल्टेज भी आपका डाउन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइड बाय k टाइम्स हो जाता है विच इज 100/6, तो वोल्टेज हो जाएगा 16.6 वोल्ट। राइट, आप ऐसे भी कर सकते हो, वोल्टेज इक्वल टू Q/C डैश। तो आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा आपका 16.6 वोल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, स्लैब इंसर्ट करना है, दोनों ही केस में कैपेसिटी k टाइम्स होगी। बैटरी है तो चार्ज बढ़ के k टाइम्स हो जाएगा, बैटरी नहीं है तो चार्ज उतना ही रह जाएगा। बैटरी है तो वोल्टेज वापस बैटरी जितना हो जाएगा, बैटरी नहीं है तो वोल्टेज डिवाइड बाई k टाइम्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? मैंने इसमें एनर्जी भी आपको लिखवाई थी, इसकी एनर्जी हो जाती है k टाइम्स और इसकी एनर्जी हो जाती है डिवाइड बाई k टाइम्स। इसमें एनर्जी के बारे में बात नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट, थियरी में सब कराया मैंने। अब 12 पिकोफैराडे कैपेसिटर, 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड? क्या सवाल है ये? क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटर की एनर्जी का? हाफ इंटू CV स्क्वायर। C कितना है? 12 पिको, पिको इज 10 पावर माइनस 12। वोल्टेज क्या है? 50, क्या करना है? वोल्टेज का स्क्वायर, हाफ इंटू 12 इंटू माइनस 12, इसको हम लिख सकते हैं 2500। ये कट हो जाएगा शेष है, ये हो जाएगा आपका 2500 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 इंटू 10 पावर माइनस 12 कैन बी रिटर्न एज 15 इंटू 10 पावर माइनस 9 जूल। 15 नैनो जूल, नानो जूल, कितना नानो जूल? 15 नानो जूल, है ना? प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने मस्त दिए ना, एक एक मार्क के MCQ है ये। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरा, 4 मार्क का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है इसको। 600 पिकोफैराडे कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much energy is lost in this purpose? कितना एनर्जी लॉस होगा आपको बताना है। बड़े ध्यान से देखना, ये आपका ऑलरेडी लास्ट एग्जांपल आपने किया है, ये वही लास्ट एग्जांपल ही है। डेटा चेंज हुआ है तो पहले इनिशियल कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं। सो इनिशियल कंडीशन में एक ही कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है 600 पिकोफैराड और उसको कितने वोल्टेज से आपने चार्ज करके रखा है? 200 वोल्ट से। तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर, हाफ इंटू कैपेसिटी है 600 पिको एंड वोल्टेज है 200, क्या करना है? इसका स्क्वायर, हाफ इंटू 600 पिको इज 10 पावर माइनस 12। ये 200 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 पावर 4, है ना? लिख सकते हो ना? ये हो गया 2 से कट, ये हो गया आपका 1200 इंटू 10 पावर हो गया माइनस 8, दैट इज 12 माइक्रोजूल। ये इनिशियल एनर्जी है। सिंगल कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी है बच्चा? 12 माइक्रोजूल। अब आप इस सिंगल कैपेसिटर को एक और अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने वाले हो, सेम कैपेसिटी है दोनों की। तो ये आपका पहला कैपेसिटर है जिसके पास कितना कैपेसिटी है? 600 पिकोफैराड है और उसने कितना वोल्टेज ऑलरेडी स्टोर करके रखा है? 200 वोल्ट। अब इसके साथ आपने दूसरे एक लुखे कैपेसिटर को जोड़ा, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, खाली है ये कैपेसिटर, राइट? इसकी कैपेसिटी भी सेम है 600 पिकोफैराड और इसका वोल्टेज क्या है? 0 है। अब देखो बेटा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसने चार्ज स्टोर करके रखा है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है,
दोनों का वोल्टेज अलग अलग है, तो ये वोल्टेज डिफरेंस की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो यहां से चार्ज ट्रांसफर होगा, इस प्लेट के ऊपर धीरे धीरे चार्ज आएगा, राइट, और ये प्लेट धीरे धीरे नेगेटिव बनेगा। कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा? चार्ज ट्रांसफर हुआ ही क्यों? बिकॉज ऑफ वोल्टेज डिफरेंस। तो चार्ज ट्रांसफर कब बंद होगा? जब दोनों का वोल्टेज सेम हो जाए, क्योंकि दोनों कैपेसिटर 600 के हैं, तो वोल्टेज भी दोनों इक्वली बांटेंगे। टोटल कितना वोल्ट है? इसके पास 200 वोल्ट है, इसके पास ठेंगा है, तो 200 वोल्ट आधा आधा बांटेंगे, तो दोनों का कितना वोल्टेज हो जाएगा? 100 वोल्ट, राइट। तो फाइनल फिगर में एट द एंड व्हाट विल हैपन? एट द एंड दोनों का वोल्टेज, अब फिजिक्स में बहुत सारी चीजें फिगर से बता सकते हो, कितना हो जाएगा? इसका भी 100 वोल्ट, कैपेसिटी 600, इसका भी वोल्टेज हो जाएगा 100 वोल्ट, और इसकी भी कैपेसिटी है 600। तो हम बड़े सिंपली लिखेंगे यहां पे कि वोल्टेज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ कैपेसिटर्स। तो दोनों का जो फाइनल वोल्टेज है कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा। चलिए टोटल एनर्जी फाइंड कर लें, लेट्स फाइंड आउट। सो टोटल एनर्जी यू फाइनल, एक का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सी इंटू वी1 स्क्वायर। दोनों का सेम है तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि दोनों का सी भी सेम है, दोनों का वी भी सेम है। मैंने आपको थियरी लेक्चर में बताया भी है कि किस तरह से अगर अलग अलग कैपेसिटर हो, अलग अलग वोल्टेज दिए हो, तो किस तरह से आगे सॉल्व करना है। कॉमन वोल्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सब कुछ आपको मिलेगा लास्ट कैपेसिटर के पूरे डिटेल लेक्चर में। उसमें एंड में मैंने ये पूरा समझाया है आपको, राइट। ओके, अभी हम एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। 2 कहां से आया? बिकॉज 2 कैपेसिटर है, राइट। सी इंटू वी1 स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है? 200 पिको, 200 है, कितना है? 600 पिको है ना, इसकी वैल्यू है 600 पिको। और वोल्टेज कितना हो चुका है? वोल्टेज हो चुका है आपका 100। क्या करना है? वोल्टेज का स्क्वायर। देखो ये वोल्टेज भी कितना हो चुका है? 100 हो चुका है ना, दोनों का भी बढ़ चुका है ना। V1 V2 पहले इतना था, और अभी V1 V2 दोनों 100 हो चुका है, राइट। सो योर आंसर विल बी कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10 पावर -8, दैट इज 6 माइक्रोजूल। तो फाइनल एनर्जी हो गया खाली 6। इनिशियली क्या था? 12। फाइनल कितना हो गया? 6। तो लॉस कितना हुआ? Therefore, loss of energy delta U equal to initial minus final. Initial was 12, final was 6, तो लॉस इज 6 माइक्रोजूल। और जो लॉस हुआ वो कहाँ गया बच्चा? ये गया हीट के फॉर्म में। हीट कहाँ से आ गया पिक्चर में भाई? सर अभी तक तो आपने कुछ बोला नहीं कि हीट आएगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, कि जब ये कैपेसिटर चार्ज करेगा ना, इसको करंट कंस्टिट्यूट होगा, तभी तो चार्ज फ्लो होगा ना। तो करंट जब भी किसी वायर में से पास होता है, करंट हमेशा क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो कितना हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो चुका है? लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 6 माइक्रोजूल। ओके, तो बच्चे यहाँ पे आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एज आई प्रॉमिस्ड यू, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, ईच एग्जांपल, ईच एक्सरसाइज क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड डिटेल्ड। ओके, चलिए अगले लेक्चर में जब मिलेंगे हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, राइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, बट नो प्रॉब्लम, हम बैठे आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन सब कुछ सिंप्लीफाई करा देंगे आपको 5 से 6 लेक्चर में, राइट। चलिए जुड़े रहिएगा बेटा, पढ़ते रहिएगा। एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक, नोट्स का लिंक दोनों आपको मिलने वाला है। और ये नोट्स आपको बहुत काम में आने वाला है आगे जाके, जब भी आप रिवीजन करना चाहो तब, ठीक है। चलिए और ज्यादा बातें ना करते हुए मिलेंगे वापस अगले क्लास में बेटा। टाटा बाय बाय, सी यू।